हेलो फ्रेंड्स, क्लास 8 के सभी स्टूडेंट्स का मैं मुनीलाल सर अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को आपकी पुस्तक डैफोडिल का चैप्टर नंबर 3 पढ़ाने जा रहा हूं और इस चैप्टर का टाइटल है सियाचिन, द प्लेस ऑफ वाइल्ड रोजेज। तो डियर स्टूडेंट्स, लेसन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह जो सियाचिन है, यह हमारे कश्मीर का एक हिस्सा है, एक इलाका है जो कि बहुत ही ऊंचाई पर स्थित है और जहां का तापमान शून्य से काफ़ी नीचे यानी -40 डिग्री तक पहुंच जाता है। ठीक है। और इन इलाकों में भी हमारे सैनिक दिन रात पहरेदारी करते हैं ताकि हम अपने अपने घरों में चैन की नींद सो सकें। तो जानेंगे हमारे सैनिकों को क्या क्या परेशानियां होती हैं इस इलाके में यानी सियाचिन में। बिफोर यू रीड से मैं स्टार्ट करता हूं। थिंक ऑफ द वर्ड्स लॉयल्टी, ड्यूटी, रिस्पेक्ट, सैक्रिफाइस, सर्विस। कहता है ये जो शब्द हैं लॉयल्टी यानी वफादारी, ड्यूटी कर्तव्य, रिस्पेक्ट सम्मान और सेक्रीफाइस बलिदान, सर्विस सेवा। कहता है इन सारे शब्दों के बारे में यदि विचार करें तो क्या होगा? व्हिच पिक्चर कम्स इन फ्रंट ऑफ योर आइज। तो डियर स्टूडेंट्स, आपकी आंखों के सामने किसकी तस्वीर उभर कर आती है? डेफिनेटली अ सोल्जर। कहता है निश्चित रूप से किसी सोल्जर की तस्वीर। सोल्जर मीन्स होता है डियर स्टूडेंट्स सैनिक। ठीक है। यानी किसी सैनिक की तस्वीर हमारे सामने आती है जब हम इन शब्दों पर विचार करते हैं। वी शुड रिस्पेक्ट देम। कहता है हमें उनका सम्मान करना चाहिए। इनका यानी सोल्जर्स का। क्यों करना चाहिए? इट इज बिकॉज अ सोल्जर अवेक्स समवेयर एज फार एज सियाचिन दैट वी आर एबल टू स्लीप पीसफुल्ली इन आवर हाउसेस। कहता है ऐसा इसलिए कि हमारे सैनिक जो है ना, वो अवेक्स समवेयर एज फार एज सियाचिन, वे कहीं ना कहीं जगते रहते हैं। ठीक है। एज फार एज सियाचिन यानी जहां तक हो सकता है जो हमारे देश की सीमा है सियाचिन तक, यानी सियाचिन तक हमारे सैनिक जो हैं जगे रहते हैं ताकि क्या कर सकते हैं? वी आर एबल टू, जिसके चलते हम सो पाते हैं। ठीक है। टू स्लीप पीसफुल्ली, शांतिपूर्वक इन आवर हाउसेस, अपने अपने घरों में। What is it like to be posted at a place where temperature is as low
एज -40 डिग्री सेल्सियस। और कहता है वहां ऐसा क्या है जहां पर हमारी सेना को तैनात किया जाता है, ऐसी जगह पर जहां का टेम्परेचर -40 डिग्री यानी 0 से 40 डिग्री नीचे चला जाता है। तो रीड ऑन टू फाइंड इट फॉर योर सेल्फ। ठीक है, कहता है इसको पढ़ करके खुद जाने आप लोग। तो चलिए मैं पढ़ करके हिंदी में बता दूं ताकि आप अच्छी तरह जान लें। The name Siachen refers to a land with an abundance of roses। देखो कहता है सियाचिन जो नाम पड़ा है, तो सियाचिन का मतलब होता है एक ऐसा लैंड, एक ऐसी धरती, एक ऐसी भूमि, एक ऐसा भूखंड विथ एन एबंडेंस ऑफ रोजेज, जहां गुलाब ही गुलाब हों। एबंडेंस पर्याप्त, ठीक है, यानी पर्याप्त मात्रा में गुलाब ही गुलाब हो जहां। सिया इन द बाल्टी लैंग्वेज रेफर्स टू द रोज फैमिली प्लांट वाइडली फाउंड इन द रीजन। कहता है यहाँ पर जो सिया शब्द है सियाचिन में, यह बाल्टी लैंग्वेज का शब्द है, बाल्टी भाषा का शब्द है। और यह जो सिया है, सिया का मतलब होता है गुलाब। कौन सा गुलाब? गुलाब ऐसा जो क्या है, फैमिली प्लांट वाइडली फाउंड इन द रीजन, यानी ऐसे गुलाब जो कि इस इलाके में पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, यानी सियाचिन में पर्याप्त मात्रा में जंगली गुलाब आप कहो पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। एंड चन रेफर्स टू एनीथिंग फाउंड इन एबंडेंस। और चन जो इसमें है सियाचिन यानी चन, चिन, चन जो कहिए, चन से बन गया चिन। तो कहता है चन का मतलब होता है जो चीजें पर्याप्त मात्रा में पाई जाएं। रेफर्स टू एनीथिंग फाउंड इन एबंडेंस, यानी जो चीजें पर्याप्त मात्रा में पाई जाएं उसको कहते हैं चन। तो यहाँ पर देखिए गुलाब, सिया मीन्स और चन मीन्स पर्याप्त। पर्याप्त मात्रा में यहाँ गुलाब पाए जाते हैं, इसलिए इस स्थान का नाम हो गया सियाचन यानी सियाचिन। इन स्पाइट ऑफ द सीवियर क्लाइमेट, ठीक है, कहता है प्रतिकूल क्लाइमेट, जलवायु, क्लाइमेट मीन्स जलवायु, सीवियर मीन्स प्रतिकूल, विपरीत, ठीक है, अत्यधिक मतलब ठंडा, ठंडा जलवायु है यहाँ की, बिल्कुल सर्द जलवायु भी आप कह सकते हो। तो सीवियर मीन्स होता है यहाँ पर, सीवियर मीन्स गंभीर होता है, लेकिन यहाँ कहो प्रतिकूल, विपरीत जलवायु जो हमारे लिए अनुकूल ना हो, प्रतिकूल। प्रतिकूल जलवायु के बावजूद द वर्ड सियाचिन आयरॉनिकली मीन्स द प्लेस ऑफ वाइल्ड रोजेज। कहता है प्रतिकूल जलवायु होने के बाद भी सियाचिन, जिसका अर्थ होता है द प्लेस ऑफ वाइल्डली रोजेज, और आयरॉनिकली मतलब एक विरोधाभासी है। क्यों? उल्टी बात हो रही है। एक तो कह रहे हैं आप प्रतिकूल मौसम है, मौसम यहाँ का अनुकूल नहीं रहता, और फिर कह रहे गुलाब जो है पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, यानी प्लेस ऑफ वाइल्ड रोजेज, जंगली गुलाब। ठीक है, तो यहाँ पर लेखक ने क्या कहा कि इतनी
विषम जलवायु के बावजूद भी, प्रतिकूल जलवायु के बावजूद भी इसे क्या कहा जाता है? द प्लेस ऑफ वाइल्ड रोजेज। ठीक है, द प्लेस ऑफ वाइल्ड रोजेज का मतलब, प्लेस मतलब आप जगह जानते ही हैं, और वाइल्ड मीन्स जंगली, यह भी जानते हैं आप। तो ऐसी जगह, ऐसा भूखंड जो जंगली गुलाबों के लिए फेमस है यहाँ, यानी जंगली गुलाब यहाँ पर्याप्त मात्रा में मिले। ठीक है, तो ये आयरॉनिकली क्यों, विरोधाभास क्यों यहाँ पर कहा गया? क्योंकि मौसम प्रतिकूल है लेकिन गुलाब पाए जाते हैं। इट फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 5753 मीटर और 18,875 फीट। अब कहता है ये जो इसकी ऊंचाई है, ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 5,753 मीटर, या और फीट में बोले तो 18,875 फीट एबव सी लेवल, यानी समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है। एंड इज द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन द काराकोरम रेंज ऑफ द ट्रांस हिमालयाज। और जो ये ट्रांस हिमालया का, यानी हिमालय पर्वत श्रृंखला का रेंज, रेंज मतलब पर्वत श्रृंखला है, और काराकोरम, काराकोरम भी एक पर्वत श्रृंखला हिमालय का ही एक हिस्सा है। ठीक है, तो हिमालय का जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है, ठीक है, उसका कहता है सबसे लंबा ग्लेशियर है ये, लॉन्गेस्ट ग्लेशियर। ग्लेशियर कहते हैं हिमनद को, यानी बर्फ की नदी, यानी बर्फ का भंडार जो है। लॉन्गेस्ट सबसे लंबा यही है, सियाचिन। इट इज लोकेटेड जस्ट नॉर्थ ईस्ट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन ऑफ कंट्रोल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड्स। अब यह कहाँ पर है? कहता है ठीक उस जगह पर स्थित है, नॉर्थ ईस्ट ऑफ द पॉइंट, उस बिंदु से नॉर्थ ईस्ट की तरफ, यानी उत्तर पूरब की तरफ स्थित है, जहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान की जो नियंत्रण रेखा है, लाइन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण रेखा, यानी जिस बिंदु पर भारत और पाकिस्तान की सीमा मिलती है, ठीक है, उस पॉइंट से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, यानी उत्तर पूर्व दिशा में यह ग्लेशियर स्थित है। The term line of control is the line that India and Pakistan have agreed upon for division of Kashmir since 1972। अब कहता है लाइन ऑफ कंट्रोल का यहाँ मतलब यह हुआ कि वह सीमा रेखा जिस पर भारत और पाकिस्तान दोनों सहमत हुए हैं, कब से? जब से कश्मीर का विभाजन हुआ, डिवीजन हो गया है कश्मीर का, कब हुआ? 1972 में। ठीक है, तो 1972 में जो कश्मीर का दो भाग बटा ना, कुछ हिस्सा इंडिया में, कुछ हिस्सा पाकिस्तान में। ठीक है, तो ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है ना, वही है, सीमा रेखा है कि कौन, जहां से भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीमा रेखा, एक बाउंड्री बना दी गई कि भाई यहाँ से यहाँ तक भारत, यहाँ से यहाँ तक पाकिस्तान। तो उसी लाइन ऑफ कंट्रोल शब्द का यहाँ प्रयोग इसीलिए किया गया, नियंत्रण रेखा। और यहाँ कहता है ये कब से बना, ये नियंत्रण रेखा कब से बनी है? 1972 से बनी है। The land on
वन साइड इज कंट्रोल्ड बाय इंडिया। देखो पहले ही कहा मैंने, यानी एक तरफ का जो इलाका है, एक तरफ की जो भूमि है, उस पर भारत का नियंत्रण है, एंड ऑन द अदर साइड बाय पाकिस्तान। और जो दूसरे तरफ है, लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ की जो भूमि है, उस पर पाकिस्तान का नियंत्रण है। बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान क्लेम अथॉरिटी ओवर द इंटायर सियाचिन रीजन। लेकिन देखिए क्या कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही क्लेम करते हैं अथॉरिटी, मतलब अधिकार का, यानी दोनों ही अपना अधिकार जताते हैं ओवर द इंटायर सियाचिन रीजन, संपूर्ण सियाचिन इलाके में। यानी संपूर्ण सियाचिन का जो इलाका है, रीजन है, क्षेत्र है, रीजन मीन्स क्षेत्र या इलाका, तो इसमें भारत और पाकिस्तान दोनों अपना अपना दावा करते हैं, यह मेरा है। बिटवीन 1984 एंड 1999 frequent fighting took place between India and Pakistan to take control of the region। और कहता है 1984 से लेकर 1999 तक में कई बार जो है भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो गया है इस इलाके पर नियंत्रण पाने के लिए। सियाचिन ग्लेशियर विथ ऑल मेजर पासेस, पासेस मीन्स याद रखना डियर स्टूडेंट्स, ये दर्रा उसको कहते हैं हम लोग। दो पर्वतों के बीच का जो संकीर्ण मार्ग होता है उसको कहेंगे पासेस। ठीक है, याद रखना, ये परीक्षा में जो पास होते वो वाला पास नहीं। तो सियाचिन ग्लेशियर विथ ऑल मेजर पासेस, यानी सियाचिन ग्लेशियर सभी बड़े बड़े पासेस यानी दर्रों सहित is currently under the administration of India since 1984। ये जितने बड़े बड़े दर्रे वाला इलाका है ना सियाचिन का, कहता है अभी 1984 से जो है अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया, भारत के अधिकार क्षेत्र में है, भारत के प्रशासन के अधीन है। एंड फॉर्म्स पार्ट ऑफ द लेह डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख। और कहता है लद्दाख का जो लेह जिला है, ठीक है, तो लद्दाख क्या है, एक आपको पता ही है लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, तो यूनियन टेरिटरी जो है लद्दाख यानी केंद्र शासित प्रदेश, तो वहाँ का एक जिला है लेह। ठीक है, तो लेह जिला के अंदर यह सियाचिन का इलाका आता है। वाइल पाकिस्तान कंट्रोल्स द रीजन वेस्ट ऑफ साल्टोरो रीज, और जबकि पाकिस्तान का जो नियंत्रण है वह कहता है वेस्ट ऑफ साल्टोरो रीज, साल्टोरो रीज का जो पश्चिमी इलाका है उस पर भारत पाकिस्तान का नियंत्रण है। ये साल्टोरो रीज है, पर्वत श्रृंखला होता है रीज का भी मतलब, तो साल्टोरो पर्वत श्रृंखला के जो वेस्ट में है स्थित इलाका, उस पे पाकिस्तान का कब्जा है। इंडिया हैज ऑल्सो बिल्ट द वर्ल्ड्स हाईएस्ट हेलीपैड ऑन दिस ग्लेशियर एट ए प्लेस कॉल्ड सोनम। ठीक है, ये बराबर क्वेश्चन बनता है सोनम क्या है। ठीक है, तो कहता है भारत में भी क्या किया है, बिल्ट निर्माण किया है, बनाया है। क्या बनाया है जी, वर्ल्ड्स हाईएस्ट हेलीपैड, वर्ल्ड्स दुनिया का हाईएस्ट सर्वोच्च, हेलीपैड मतलब हेलीपैड तो आप लोग जानते हैं जहाँ पर हेलीकॉप्टर उतरते हैं। ऑन हिज ग्लेशियर, अपने ग्लेशियर पर भारत ने क्या किया, दुनिया का सबसे ऊंचा हेलीपैड बनाया है एक जगह पर एट ए प्लेस कॉल्ड सोनम, और उस जगह का नाम है सोनम। ठीक है, जहाँ पर ये सोनम यानी हो गया वह जगह जहाँ पर दुनिया का सबसे ऊंचा हेलीपैड है, यानी आप कह सकते हैं व्हाट इज सोनम, तो सोनम इज द हाईएस्ट हेलीपैड। ठीक है, इन द वर्ल्ड, आप कह सकते हो वर्ल्ड का, एंड
इट इज सिचुएटेड इन सियाचिन विच इज 21,000 फीट एबव द सी लेवल। और यह हेलीपैड जो है समुद्र तल से 21,000 फीट ऊंची है। इन 1984 इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन मेघदूत। याद रखना डियर स्टूडेंट, 1984 में इंडिया ने, भारत ने क्या किया था, एक अभियान चलाया था, ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मीन्स यहाँ कोई बॉडी का ऑपरेशन नहीं, अभियान, और उसका नाम रखा था मेघदूत। और ये अभियान क्या है? यह मिलिट्री ऑपरेशन दैट गेव इंडिया कंट्रोल ओवर ऑल द सियाचिन ग्लेशियर। कहता है एक सैन्य अभियान, मिलिट्री, मिलिट्री मतलब सैन्य, सैनिक से जुड़ा हुआ, ठीक है, दैट गेव इंडिया कंट्रोल ओवर ऑल द सियाचिन ग्लेशियर, जिसके चलते कहता है भारत को नियंत्रण मिला, भारत का कब्जा हुआ ऑल ऑफ द सियाचिन ग्लेशियर, संपूर्ण सियाचिन ग्लेशियर पर इस अभियान के द्वारा, इंक्लूडिंग इट्स ट्रिब्यूटरीज, और साथ में जो इसकी ट्रिब्यूटरीज कहते हैं सहायक को, यानी ग्लेशियर हिमनद हुआ, जिस तरह नदी होती है तो नदी की सहायक नदियां होती हैं, बड़ी नदी की, जैसे गंगा है तो इनकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज। उसी तरह सियाचिन क्या है? यह भी नदी है, लेकिन यह बर्फ की नदी है, तो इसकी भी कई सहायक हिमनद है, ग्लेशियर्स हैं। अंडर ऑपरेशन मेघदूत इंडियन ट्रूप्स टुक प्रायर एक्शन एंड द कुमाऊं रेजिमेंट of the Indian Army as well as the Indian Air Force went into the glacier just a day before Pakistan's Operation Ababil to occupy most of the dominating heights of Saltoro Ridge। अब देखो ये जो मेघदूत ऑपरेशन चला तो कहता है इंडियन ट्रूप्स, इंडियन ट्रूप्स मतलब, इंडियन तो आप जानते ही हो, ट्रूप्स मतलब होता है सेना, सैन्य दल, ठीक है, यानी सेनाओं का एक ग्रुप, एक जत्था, एक टुकड़ी, ठीक है। तो भारतीय सेनाओं की एक टुकड़ी ने क्या किया? टुक प्रायर एक्शन, यानी प्रायर एक्शन लिया, मतलब प्रायर मतलब सर्वोच्च होता है, तो यहाँ कहो प्रियर है, नॉट प्रायर, प्रियर एक्शन, यानी बहुत पहले ही उन्होंने एक्शन लिया भारतीय सैनिकों ने। एंड द कुमाऊं रेजिमेंट, और साथ में कुमाऊं रेजिमेंट, यह भी इंडियन आर्मी का एक हिस्सा है, ठीक है, कुमाऊं रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी एज वेल एज द इंडियन एयरफोर्स, साथ में कहता है और भी इंडियन आर्मी के ये दो हो गए क्या, इंडियन ट्रूप्स और कुमाऊं रेजिमेंट, ये भारतीय सेना के दोनों हिस्से हैं, और साथ में इंडियन एयरफोर्स, यानी एयरफोर्स आप लोग समझते हो, वायुसेना, ठीक है। तो सब ने मिलजुल करके इस पर एक्शन लिया, कार्रवाई की ऑपरेशन मेघदूत में, ठीक है। वेंट इनटू ए ग्लेशियर जस्ट ए डे बिफोर पाकिस्तान ऑपरेशन अबाबिल, ये सब ही पहुंच गए कहाँ? इस सियाचिन ग्लेशियर पर। कब? पाकिस्तान का जो ऑपरेशन चला था अबाबिल, वह भी इस पे कंट्रोल करने के लिए उन्होंने भी अभियान चलाया भारत जैसा, तो उसका नाम है अबाबिल। तो अबाबिल ऑपरेशन जो पाकिस्तान ने शुरू किया, उससे एक दिन पहले ही भारत की सेना वहाँ पहुँच गई, ठीक है, टू ऑक्यूपाई मोस्ट ऑफ द डोमिनेटिंग हाइट्स ऑन साल्टोरो रीजन। और इस तरह से कहता है पाकिस्तान की जो सेना वहाँ पर गई थी, किस लिए गई थी? तो टू ऑक्यूपाई, कब्जा करने के लिए, मोस्ट ऑफ द डोमिनेटिंग हाइट्स ऑन साल्टोरो रीजन। साल्टोरो रीजन, ये साल्टोरो जो पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, उसका जो मुख्य, डोमिनेटिंग यहाँ मतलब हुआ मुख्य, मुख्य ऊंचाई वाला जो इलाका है, ठीक है, उसके कब्जा करने से पूर्व कहता है, ठीक है।
यानी पाकिस्तान कब्जा कर पाता, उससे कहता है अ डे बिफोर Pakistan's operation Ababil to occupy most of the dominating heights on Saltoro region. साल्टरो रीजन पर नियंत्रण करने के लिए पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन चलाया अबाबिल, उससे एक दिन पहले ही भारत की वहाँ पर थल सेना और साथ में वायुसेना पहुंच गई। ठीक है, इसीलिए कहा प्रियर एक्शन, पूर्व, किसी से पहले, यानी पाकिस्तान एक्शन में आता उससे एक दिन पहले इंडिया ने एक्शन कर दिया। नॉट ऑल सोल्जर्स डाई हियर ऑफ एनिमी एक्शन, सम डाई बिकॉज ऑफ ब्लड क्लॉट इन द लंग्स कॉज्ड बाय द थिन एयर ऑन द हाई माउंटेन्स। अब यहाँ पर लेखक क्या कह रहे हैं कि सबके सब जो ऑल सोल्जर्स, यहाँ पर जो सैनिक अभी तक जितने मरे हैं, तो कहते हैं यहाँ पर सभी सैनिक, सभी जो सिपाही हैं, वे एनिमी एक्शन यानी दुश्मन के कार्रवाई से नहीं मरते, यानी दुश्मन के हमले से नहीं मरते। सम डाई बिकॉज ऑफ ब्लड क्लॉट इन द लंग्स, कहता है कुछ तो लंग्स में, फेफड़े में रक्त जमने से मर जाते हैं। और यह रक्त क्यों जम जाता है? बाय द थिन एयर ऑन द हाई माउंटेन्स, क्योंकि ऊंचा पहाड़ है और वहाँ पर हवा बहुत ही पतली है, थिन एयर है, यानी हवा बहुत कम है, वहाँ पर ऑक्सीजन बहुत कम है। ऑन एन एवरेज 1 इंडियन सोल्जर इज किल्ड एवरी अदर डे, कहता है एक औसत यदि निकाला जाए तो हर दूसरे दिन एक इंडियन सोल्जर वहाँ मारा जाता है। सोच सकते हो स्टूडेंट्स कितना डेंजरस इलाका है। किससे मारा जाता है, किसके कारण? ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। ठीक है, विषम वेदर कंडीशन, मौसम की स्थिति के कारण, वेदर मौसम, यानी विषम मौसम के कारण, प्रतिकूल मौसम के कारण हर दूसरे दिन एक सिपाही, एक सैनिक वहाँ मर जाते हैं। द सोल्जर्स कॉल इट जनरल ग्लेशियर, सैनिक इसे जनरल ग्लेशियर कहते हैं। द जनरल्स कॉल इट अ प्रेस्टीज इश्यू, और जनरल्स यानी जो आम लोग हैं वे इसे कहते हैं प्रेस्टीज इश्यू, यानी यह इज्जत से जुड़ा हुआ मुद्दा है, सम्मान से जुड़ा हुआ मुद्दा है ये ग्लेशियर। दे सेक्रीफाइस देयर लाइफ्स बिकॉज दे लव देयर कंट्री, भारतीय सैनिक अपनी जान का जो है बलिदान करते हैं, अपने प्राणों की बलि देते हैं। क्यों? बिकॉज दे लव देयर कंट्री, क्योंकि वे अपने देश से प्रेम करते हैं। एंड वांट टू कीप हर बॉर्डर्स इंटैक्ट, और ये हमारी जो सेना है ये चाहते हैं कि हमारा बॉर्डर्स, हमारा जो सीमा है, बॉर्डर्स है, वह इंटैक्ट रहे, यानी ज्यों का त्यों रहे, अक्षुण्ण बना रहे, उसको कहते हैं। The soldiers gathered around the funeral pyre of their comrade on the banks of the frozen Nubra river. अब देखो, कहता है सैनिक लोग इकट्ठे हुए कहाँ? अराउंड द फ्यूनरल पायर, उस फ्यूनरल पायर के चारों तरफ। फ्यूनरल पायर मतलब चिता जिसको कहते हैं। किसकी चिता? अपने ही साथी की, कॉमरेड, कॉमरेड मतलब साथी, यानी कोई साथी मान लीजिए मारा गया, तो साथी की चिता के चारों तरफ सेना इकट्ठे होते हैं। हुए कहाँ पर? फ्रोजन नुब्रा रिवर, नुब्रा एक नदी है एक जो फ्रोजन है, जिसमें बर्फ जमी रहती है, पानी नहीं है। उस नदी के किनारे, बैंक्स मतलब तट, किनारे उनकी चिता बनाई गई और उस चिता के चारों तरफ
सैनिक लोग इकट्ठे हुए। इज ए फेमिलियर साइट, और कहता है इस तरह का दृश्य वहाँ फेमिलियर है, आम है। फाइटिंग बैक द आइसी विंड्स एंड फ्लैक्स that sting the face like thorns. They come to pay their last respects to one of the Siachen warriors. अब देखो डियर स्टूडेंट्स, कहता है फाइटिंग बैक द आइसी विंड्स, यानी बर्फ की तरह ठंडी हवाओं को फेस करता हुआ, उनका मुकाबला करते हुए। ठीक है, विंड्स एंड फ्लैक्स वही हुआ, हवा, और फ्लैक्स को आप कह सकते हो जो बर्फ की नदी है, उसको यहाँ फ्लैक्स कहा गया है। आपके लिए यहाँ शायद एक्सप्लेनेशन होगा, देखिए फ्लैक्स यहाँ नहीं दे रखा है, ठीक है, बाल्टी वगैरह का दिया है, तो फिर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ये तिब्बतिक लैंग्वेज है, ये बाल्टी क्या है याद रखिएगा, ये तिब्बतिक लैंग्वेज है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में बोली जाती है। ठीक है, तो ये सब आपको पूछा जाएगा, उसको मैं बाद में बताऊंगा, अभी इस लेसन को एंड करने के बाद। अब देखो, तो मैं कह रहा था डियर स्टूडेंट्स, एक जो शब्द आपके सामने आया फ्लैक्स, उसका मैंने अर्थ बतलाया। ठीक है, फ्लैक्स तो क्या होता है? फ्लैक्स बर्फ की ही नदी है ये। और उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये यहाँ से, ओह बहुत आगे हो गए क्या हम। ठीक है, हम लोग ये जान रहे थे कि यहाँ पर जो नुब्रा नाम की नदी है, इस नुब्रा नदी पर क्या होते हैं, सभी सैनिक किसी साथी की चिता के चारों तरफ इकट्ठे होते हैं। क्यों इकट्ठे होते हैं भाई? देखो, उन्होंने अपनी जान गंवाई देश की खातिर। ठीक है, तो उनको सम्मान देने के लिए एक तरह से उनकी जो है, उनका जो, उसको देख करके बाकी जो सैनिक हैं उनसे कम उनको भी प्रेरणा मिले। ठीक है, तो इसलिए जो है वहाँ पर जो भी सैनिक मारे जाते हैं, और कैसे मारे जाते हैं ये तो आपको बताया ही कि हर दूसरे दिन जो है, ठीक है, वहाँ पर एक सैनिक, औसत यानी निकाला गया, ऐसी जरूरी मतलब नहीं है कि ऐसा होता ही है। ठीक है, तो हर दूसरे दिन जो सैनिक मारे जाते हैं तो उसकी चिता बनाई जाती है अंतिम संस्कार करने के लिए, फ्यूनरल फायर। ठीक है, उसको चिता कहेंगे। तो उस पर इकट्ठे होते हैं नुब्रा नदी के किनारे। ठीक है, सभी सैनिक, और ये जो फेमिलियर साइट, और कहता है यह एक जाना पहचाना दृश्य होता है। और बतलाया था कि यहाँ पर जो सैनिक लोग इकट्ठे होते हैं, ऐसे ही नहीं कि रोड से चलकर आ गए जैसे हम लोग पहुँचते हैं, नहीं, फाइटिंग बैक द आइसी विंड्स एंड फ्लैक्स, हवा जो आइसी है, बर्फ की तरह ठंडी हवाओं से लड़ता हुआ, एंड फ्लैक्स, फ्लैक्स मैंने कहा बर्फ की परत यहाँ कहिए। ठीक है, बर्फ की परतों से होकर, दैट स्टिंग द फेस, जो सीधे फेस में चुभती है, ये बर्फ की परतें और ठंडी हवाएं इस तरह चुभती हैं, लाइक थॉर्न्स, कांटों की तरह। दे कम, क्यों आते हैं? देखो मैंने कहा ना, दे कम टू पे देयर लास्ट रिस्पेक्ट्स, वे उनको अपनी अंतिम श्रद्धांजलि देने आते हैं। किसको? टू वन ऑफ द सियाचिन वॉरियर्स,
जो सियाचिन योद्धाओं में से एक हैं। सियाचिन वॉरियर्स मतलब योद्धा, लड़ने वाले। डेली एग्जिस्टेंस हियर इज सो पेनफुल डियर स्टूडेंट्स, कहता है यहाँ का जो दैनिक अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, ठीक है, अस्तित्व बड़ा ही पेनफुल होता है, कष्टदायक है। पेनफुल मीन्स कष्टदायक। दैट सोल्जर्स कैन नॉट बी सेंट अप अगेन फॉर एट लीस्ट 15 ईयर्स। सोच सकते हैं इतना कष्टदायक यहाँ का जीवन है कि यहाँ पर किसी भी सेना को, किसी भी सैनिक को फिर दोबारा जो है, एक बार जो वहाँ ड्यूटी करके आ जाता है ना डियर स्टूडेंट्स, उसको फिर कहता है दोबारा 15 सालों तक, कम से कम 15 साल तक उसको फिर वहाँ नहीं भेजा जाता है, ठीक है। ऑफ एवरी 2 men sent up 1 is casualty, कहता है 2 आदमी यदि वहाँ भेजे जाए तो उसमें एक की मौत हो जाती है। इतनी खतरनाक जगह है। The main glaciers and its 7 branches face blizzards with speeds of up to 150 knots, nearly 300 km/h। अब देखो, जो मेन ग्लेशियर होता है और साथ में जो 7 इसकी शाखाएं हैं, ठीक है, तो ब्लिजार्ड्स जो है एक ठंडी हवा का नाम है डियर स्टूडेंट्स। ब्लिजार्ड्स यानी बर्फ की तरह ठंडी हवाओं का मुकाबला करते हैं, ठीक है, विथ स्पीड ऑफ, और कहता है यहाँ जो हवा चलती है ना ब्लिजार्ड्स, वह कितनी स्पीड की होती है, गति कितनी होगी, 150 नॉट्स या 300 km/h। 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यहाँ पर बर्फीली हवा चलती है। दैट कैन ब्लो अ मैन ऑफ, देख लो इतनी तेज हवा है ना कि आदमी को भी उड़ा ले जाए, ठीक है। टेम्परेचर ड्रॉप्स टू 40 डिग्री बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, यानी तापमान जो है फ्रीजिंग पॉइंट यानी 0 डिग्री से, जमनांक उसको कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट को, जिस पर पानी जो है बर्फ में परिवर्तित हो जाता है यानी जम जाता है, तो उसको कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो 0 डिग्री सी पर बर्फ यानी पानी जो है बर्फ में तब्दील होता है, तो 0 डिग्री से नीचे और 40 डिग्री चला जाता है तापमान, सोच सकते हो। द लोएस्ट रिकॉर्डेड सो फार हैज बीन -45 डिग्री सेल्सियस, और अब तक जो सबसे न्यूनतम यानी सबसे कम तापमान मापा गया है वह -45 डिग्री सेल्सियस। एडेड टू दिस, और कहता है इसके अलावा दिस द विंड चिल फैक्टर, WCF इसको शॉर्ट में कहेंगे, विंड चिल फैक्टर इन द रीजन हैज प्रूव्ड फैक्टर, और इस इलाके में जो विंड चिल फैक्टर है कहता है वह जानलेवा साबित हो चुका है। द शेल्टर एंड क्लोथिंग गिवन टू द जवान्स is designed to protect them from WCF of up to 800, ठीक है। अब कहता है यहाँ के जवानों को, जवान मतलब आर्मी, ठीक है, सोल्जर्स के लिए जो कपड़े होते हैं उनके, शेल्टर एंड क्लोथिंग, शेल्टर मतलब उनके रहने का ठिकाना, और उनके जो वस्त्र होते हैं उनको इस तरह से डिजाइन किया जाता है जो उनको प्रोटेक्ट कर सके। प्रोटेक्ट करना मतलब जो उनकी सुरक्षा कर सके, किस चीज़ से, फ्रॉम WCF से अप टू 800, ठीक है। 800 क्या, 800 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी यदि हवा चले तो उसमें भी हमारे जवानों को नुकसान ना हो, इस तरह से उनके कपड़े, उनके क्लोथ्स और उनके शेल्टर डिजाइन किए जाते हैं। बट द एवरेज WCF इन विंटर इज अराउंड 1400 व्हेन एनी एक्सपोज्ड फ्लैश
विल फ्रीज विद इन मिनट्स। और कहता है ये WCF फैक्टर जो है, विंड चिल फैक्टर, इससे भी ज़्यादा हो जाता है, औसत 1400 हो जाता है। और कहता है व्हेन एनी एक्सपोज, यदि उसमें कहता है कोई यदि खुले बदन रहें, बिना वस्त्र के रहें, ठीक है, एक्सपोज्ड फ्लैश, फ्लैश कहते हैं मांस को, ठीक है, यहाँ पर यदि मांस का टुकड़ा रख दिया जाए ओपनली, एकदम खुला हुआ बिना कवर किए हुए, तो वह फ्रीज हो जाएगा विद इन मिनट्स, कुछ ही मिनट में वह जम जाएगा। इन सच एन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट नॉर्मल लाइफ इज वर्चुअली इम्पॉसिबल। और कहता है इस तरह के विषम पर्यावरण में, परिवेश में, ठीक है, नॉर्मल लाइफ इज वर्चुअली इम्पॉसिबल। कहता है सामान्य जीवन तो बिल्कुल असंभव है, बिकॉज ऑलमोस्ट एवरीथिंग फ्रीजेज सॉलिड, क्योंकि यहाँ की हर चीज़ जम करके ठोस हो जाती है। यहाँ कोई भी चीज़ आप रखोगे लिक्विड वाला तो वो जम करके ठोस हो जाएगी। ओनियंस नीड्स टू बी कट, ठीक है, प्याज को भी काटने की ज़रूरत पड़ती है। एग्स बिकम लाइक रॉक्स एंड कैन नॉट इवन बी ब्रोकन एंड मोस्ट टूथपेस्ट, ठीक है, एक्सेप्ट जेल्स कैन नॉट बी स्क्वीज्ड आउट। चॉकलेट्स becomes as hard as steel plates and if you bite them you could break your teeth। देख लो डियर स्टूडेंट्स, बता रहा है कि कैसा यहाँ का क्लाइमेट है। प्याज जो है नीड टू बी कट, यानी प्याज को भी काटना पड़ता है, ठीक है, चाकू से नहीं कटता है, इसको काटना पड़ेगा किसी तेज हथियार से और प्रहार करके, ये कहने का मतलब है। एग्स बिकम लाइक रॉक्स, यहाँ अंडे जो हैं वह चट्टान की तरह हो जाते हैं। और कैन नॉट इवन बी ब्रोकन, और वो उसको तोड़े नहीं जा सकते। एंड मोस्ट टूथपेस्ट, और ज़्यादातर जो दंत पेस्ट होते हैं दांत साफ करने के लिए, जेल को छोड़ करके, वे कहते हैं स्क्वीज्ड आउट नहीं होते, वे ट्यूब से बाहर ही नहीं निकलते क्योंकि वो जम जाता है। चॉकलेट्स बिकम एज हार्ड एज स्टील प्लेट्स, और चॉकलेट कहता है जिस इतना हार्ड होगा, इतनी मतलब ठोस हो जाते हैं चॉकलेट, इतना ठोस हो जाता है मानो कोई स्टील का प्लेट हो, स्टील की कोई थाली हो। एंड इफ़ यू बाइट देम, और कहता है यदि आप उस चॉकलेट को दांत से काटते हैं तो यू कुड ब्रेक योर टीथ, हो सकता है आपकी दांत टूट जाए। मेटल and the human skin become so chilled that when a jawan tried to load his gun, the bullets stick to his gloveless hand। अब देखो कैसा टेम्परेचर है। मेटल एंड द ह्यूमन स्किन, मेटल कहते हैं धातु को, और ह्यूमन स्किन मतलब मानव की त्वचा, स्किन मतलब त्वचा। बिकम सो चिल, कहता इतनी ठंडी हो जाती है कि व्हेन जवान ट्राइज, जब कोई जवान कोशिश करता है, लोड हिज गन, यानी अपने गन में गोली भरने की कोशिश करता है ना, तो बुलेट्स यानी जो गोलियां हैं बंदूक की, वह स्टिक टू हिज ग्लवलेस हैंड, यदि हाथ में ग्लव्स ना पहने, ठीक है, ग्लवलेस हैंड में ये गोली भी चिपक जाती है। इफ ही ट्राइज टू टेक देम ऑफ द स्किन विल ऑल्सो पील ऑफ। अब गोली जो चिपक जाती है ना हाथों में, अब यदि वे उनको निकालने की कोशिश करें तो जो हाथ की त्वचा है ना, स्किन जो है, वह भी उसके साथ में, गोली के साथ में उखड़ जाएगी। ऐसी स्थिति है। एक्सेप्ट फॉर रम एंड केरोसिन। रम ए काइंड ऑफ वाइन, ठीक है, रम क्या है, एक काइंड ऑफ वाइन है, यहाँ लिखा भी होगा शायद, मेरे ख्याल से नहीं दिया है, अच्छा चलिए नहीं दिया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर क्या चीज़ें नहीं जमती हैं ये बता रहा है कि रम और क्या चीज़ है, केरोसिन, यानी किरासन तेल जिसको आप कहते हैं, इन दो चीज़ों के अलावा एवरीथिंग इज फ्रोजन सॉलिड, सब चीज़ जम करके ठोस हो जाती है। इवन
In full clothing, one cannot stand outside for more than 10 minutes. और कहता है पूरे वस्त्र पहन करके भी कोई आदमी बाहर 10 मिनट से ज़्यादा खड़ा नहीं रह सकता। वन बिग चैलेंज इज टू कीप मैन मेंटली अलर्ट इन दैट कंडीशन। और कहता है सबसे बड़ी चुनौती क्या है यहाँ पर कि आपको मेंटली अलर्ट रहना पड़ेगा, मानसिक तौर पर हमेशा क्या रहना होगा, अलर्ट, सावधान रहना पड़ता है इस कंडीशन में। और देखो तो डियर स्टूडेंट्स कितना लंबा है ये, थोड़ा सा है, मैं इसे पूरा ही कर देता हूँ। When a soldier gets a call to join the glacier camp, he baths and shaves, knowing that he will not be in condition to do so for the next 3 months. कहता है किसी जवान को जब कॉल आता है कि ग्लेशियर कैंप ज्वाइन करना है तो वह नहाता है, शेविंग करता है यानी दाढ़ी बना लेता है, यह जान करके कि अब जो है वह ऐसी कंडीशन में जा रहा है जहां अगले 3 महीनों के लिए उन्हें फिर ये दाढ़ी बनाना और नहाने का मौका नहीं मिलेगा। Many write long letters home being uncertain when they may be able to do so next. और कई सैनिक तो लंबे लंबे लेटर्स लिखते हैं घर पर, अपने घर पर, क्यों, being uncertain where they may be able to do so next. यह जताने के लिए कि भाई अब पता नहीं हम लोग फिर आगे कब स्नान करेंगे, कब सेविंग करेंगे, कब आएंगे। Then they pack their rucksacks with warm clothes. ठीक है, और फिर वे अपने बैग को भरते हैं, उसमें गरम गरम कपड़े, एक स्लीपिंग बैग, फिर एक स्लीपिंग बैग होता है यानी सोने का जो सामान है उसको भरता होगा स्लीपिंग बैग में, फोटोग्राफ, फोटो वगैरह, टॉयलेटरीज यानी टॉयलेट से जुड़े हुए जो भी चीज़ें हैं, साबुन वगैरह, एंड ऑल इम्पॉर्टेंट केरोसिन स्टोव। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, केरोसिन स्टोव, ये किरासन तेल से चलने वाला स्टोव। The stove is used for keeping warm and helping in melting snow for drinking and having a wash. अब कहता है ये स्टोव की क्या ज़रूरत है, कीपिंग वार्म एंड हेल्पिंग इन मेल्टिंग स्नो, ताकि वह खुद को गर्म रखें और बर्फ़ को पिघलाने में मदद मिल सके। किस लिए भाई, फॉर ड्रिंकिंग, पानी पीना है तो पिघलाना पड़ेगा, एंड हैविंग ए वॉश, और अब मान लो हाथ धोना है तो फिर पानी चाहिए, तो केरोसिन लैंप में उसको, केरोसिन स्टोव में उसे गर्म करता है। चलिए, ऑन 3 February 2016 एन एवलांच हिट एन इंडियन मिलिट्री बेस इन नॉर्दर्न सियाचिन ग्लेशियर रीजन, ट्रैपिंग 10 सोल्जर्स अंडर डीप स्नो। अब कहता है 3 फरवरी 2016 को एक दर्दनाक घटना घटी। एवलांच मतलब भूस्खलन होता है डियर स्टूडेंट, भूस्खलन मतलब कोई चट्टान जो है ऊपर से टूट के गिर जाता है नीचे, तो एवलांच बोलते हैं। तो एक चट्टान जो है 2016 में गिरी, हिट एन इंडियन मिलिट्री बेस, और उस जगह से टकराई जो जहाँ पर भारत का क्या था, मिलिट्री बेस था, सैनिकों का जहाँ क्या था, डेरा था, अड्डा था, इन नॉर्दर्न सियाचिन, उत्तरी सियाचिन में। ठीक है, टेपिंग 10 सोल्जर्स, और उसमें कहते हैं कि 10 जवान जो हैं, 10 सैनिक दब गए अंडर डीप स्नो, गहरी बर्फ में। लैंसमाइक, हनुमंथप्पा, पोपैड, ठीक है, एक हमारे सैनिक का नाम है लांसनाइक हनुमंथप्पा पोपड़, एन इंडियन सोल्जर विथ द मद्रास रेजिमेंट, और ये मद्रास रेजिमेंट के थे।
इंडियन आर्मी में कई तरह के रेजिमेंट होते हैं। तो ये मद्रास रेजिमेंट, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था ना, और एक रेजिमेंट था कौन सा, कुमाऊं रेजिमेंट। ठीक है। सर्वाइव्ड द मैसिव एवलांच, कहता है इस भारी भूस्खलन में जीवित बच गए। ही वॉज फाउंड ड्यूरिंग पोस्ट डिजास्टर एवलांच रेस्क्यू ऑपरेशन बाय द इंडियन आर्मी 6 days आफ्टर द डिजास्टर। जरा स्टूडेंट, ये जो हनुमान थप्पा है ना, इसको रेस्क्यू ऑपरेशन के द्वारा 6 दिनों के बाद जो है निकाला गया था। इस डिजास्टर, ये जो तबाही हुई थी एवलांच से, डिजास्टर मतलब त्रासदी, तबाही। तो इस तबाही में रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है ना, बचाव अभियान चलाया जाता है। तो उसमें से इस हनुमंथप्पा को 6 दिनों के बाद निकाला गया। ठीक है। ही वॉज रेस्क्यूड फ्रॉम 35 फीट बीनीथ द स्नो। सोचो, 35 फीट नीचे बर्फ से उनको निकाला गया, और तापमान था -45 डिग्री C। 9 अदर पर्सनल एट द पोस्ट डाइड इन द इंसिडेंट। बाकी जो 9 जवान थे ना उस पोस्ट पे तैनात, वे इस घटना में मारे गए। कूपर ऑल्सो कुडंट सर्वाइव फॉर लॉन्ग ड्यू टू मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। लेकिन ये कूपर भी कहते हैं ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं बच सके, क्योंकि क्या हो गया, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। इसके शरीर के बहुत सारे अंग जो थे वे फेल हो गए, उन्होंने काम करना बंद कर दिया। आफ्टर ए फ्यू डेज ही डाइड, कुछ ही दिनों के अंदर उनकी मृत्यु हो गई। Avalanche and other environmental factors are the leading cause of death in सियाचिन। अब कहता है सियाचिन में मौत का कारण क्या है। तो इसमें बतलाए, एक तो एवलांच है, भूस्खलन है, और दूसरा है इन्वायरमेंटल फैक्टर, पर्यावरण से जुड़े हुए कारक। ठीक है। ओवर 870 सोल्जर्स हैव लॉस्ट देयर लाइफ। लगभग 870 सैनिक जो है अपनी जान गंवा चुके हैं इन द रिसेंट पास्ट, हाल ही में, ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशन, जलवायु की कंडीशन के कारण, यानी वहाँ की विषम जलवायु के कारण, और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के कारण, पर्यावरणीय कारकों के कारण। डिस्पाइट सच चैलेंजेज एंड हार्डशिप्स, कहता है इतनी चुनौतियों और कठिनाइयों के बावजूद आवर आर्मी मैन आर ऑलवेज रेडी टू सर्व द नेशन एंड मेक आवर कंट्रीमैन फील सेफ एंड सिक्योर ऑल द टाइम। हमारे जो आर्मी मैन हैं, हमारे जो सेना के जवान हैं, इतनी विषम परिस्थितियों के बाद भी, इतनी कहता है चैलेंजेज हैं, हार्डशिप्स, कठिनाइयाँ हैं, फिर भी हमारी सेना के जवान तैयार रहते हैं तो सर्व द नेशन, राष्ट्र की सेवा करने को, एंड मेक आवर कंट्रीमैन फील सेफ एंड सिक्योर ऑल द टाइम, और हमारे देशवासियों को हमेशा सुरक्षित, ठीक है, रखने का प्रयास करते हैं। ठीक है। ताकि हमारे देश के जो लोग हैं वे अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। इसके लिए हमारी जो सेना है वो हमेशा ऐसे चैलेंजेज, ऐसी कठिनाइयों को झेलने को हमेशा तैयार रहती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, और आपको एग्ज़ाम में डियर स्टूडेंट्स ये जो आप देख रहे हैं ना वोकेबलरी, इससे क्वेश्चन अवश्य पूछे जाएंगे, 2 नंबर का, कम से कम 2 या 4 नंबर का। तो आप इसे भी याद कर लेना, इसे छोड़ना नहीं है। ठीक है। ठीक है। ग्लेशियर बता ही दिया, ह्यूज मास, इसको हिंदी में तो हिमनद कहते हैं, ह्यूज मास ऑफ आइस, यानी बर्फ का विशाल भंडार। दैट मूव स्लोली, जो धीरे धीरे बहता है। बाल्टी तो बुझ गई, एक तिब्बतिक लैंग्वेज है जो जम्मू और कश्मीर में बोला जाता है। एबंडेंस बतलाए थे, इन ह्यूज नंबर्स, यानी पर्याप्त मात्रा में। पासेस रूट्स थ्रू माउंटेन रेंजेज, ठीक है, जो पर्वतों के बीच का जो रास्ता होता है उसको रूट्स कहते हैं, मार्ग या रास्ता, दर्रा उसको हिंदी में बोलते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन तो पूछते हो, गवर्नमेंट या रूल।
हेलीपैड बुझ गए, ए लैंडिंग एंड टेक ऑफ एरिया फॉर हेलीकॉप्टर्स, जहाँ से हेलीकॉप्टर्स उड़ान भर सकते हैं, उतर सकते हैं, इसको कहते हैं हेलीपैड। ब्लड क्लॉट आप जानते ही हो, रक्त का जमना। स्टिक की लंप ऑफ ड्राइड ब्लड दैट स्टॉप्स ब्लड, ठीक है, फ्रॉम फ्लोइंग, यानी बर्फ की तरह जम जाना ब्लड का, जिससे क्या होता है, ब्लड का बहना रुक जाता है। फ्यूनरल पर ए पाइल ऑफ वुड, ठीक है, यहाँ हम लोग हिंदू धर्म में क्या करते हैं, जो चिता तैयार करते हैं तो उसमें ढेर सारी लकड़ियाँ लादी जाती है डेड बॉडी के ऊपर, वही लिखा है, और उनको जलाया जाता है। और ब्लिजार्ड मतलब स्ट्रॉन्ग कोल्ड विंड्स होता है, मैंने पहले भी बताया था आपको। एवलांच इज सडन स्लाइडिंग ऑफ मास ऑफ स्नो फ्रॉम माउंटेन, ठीक है, पहाड़ से अचानक क्या होगा, फिसलना बर्फ का बड़ी मात्रा में, बड़ा सा टुकड़ा चट्टान के रूप में। लॉन्स नाइट ए रैंक गिवन अ सोल्जर इन द आर्मी, और लॉन्स नाइट एक रैंक होता है, पद होता है, जो कि हमारे भारतीय सेना के जवानों को प्रदान किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा आज का लेसन। उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो, यह लेसन समझ में आया होगा और यह आपके एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें और पढ़ाई मन लगाकर करते रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय